हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग जो है नया विटामिन करेंगे, फैट सॉल्युबल विटामिन, वो है विटामिन डी। विटामिन डी जैसे हम सब जानते हैं और अभी कोरोना काल में भी जो है इसके लिए बहुत ज़्यादा बात चल रही है कि जो है सूर्य के प्रकाश में बैठना चाहिए, है ना। विटामिन डी की कमी नहीं होनी चाहिए क्योंकि बहुत सारे हार्मोन्स जो है उनको और बॉडी की इम्यूनिटी को भी बूस्ट करता है। तो इसके लिए जो है जैसा कि हम सब जानते हैं कि विटामिन डी जो है वो सूर्य के प्रकाश से हमारे शरीर में क्षमता होती है कि वो सूर्य के प्रकाश में जो उपस्थित पैराबैंगनी किरणें होती हैं या अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं, उनसे जो है हमारी स्किन जो है वो विटामिन डी को बना सकती है या अपने आप बना लेती है। तो ये विटामिन डी जो है ये दो प्रकार का है, जिसे हम बोलते हैं D2, विटामिन D2 और D3। तो जो विटामिन D2 है उसको जो है उसका जो केमिकल नेम है वो है अर्गोकैल्सिफेरॉल। अर्गोकैल्सिफेरॉल जो है वो पौधों में मिलता है और पौधों के अंदर ये जो अर्गोकैल्सिफेरॉल है ये अल्ट्रावायलेट रेस के कांटेक्ट में जब आता है तो ये D2 में कन्वर्ट हो जाता है। इसके अलावा जो दूसरे प्रकार है वो है D3 या कोल कैल्सिफेरॉल। कोल कैल्सिफेरॉल जो है वो एनिमल्स में मिलता है या जो है प्राणिज स्रोत से मिलता है। ये जो है हम देखें तो हमारे स्किन के नीचे जो है 7D हाइड्रोकोलेस्ट्रॉल जो है वो उपलब्ध रहता है, जो कि जब अल्ट्रावायलेट किरणों के संपर्क में आता है तो वो D3 का निर्माण करता है। एक बार फिर से बताऊंगी कि हमारी स्किन के नीचे, त्वचा के नीचे के स्तर के अंदर 7D हाइड्रोकोलेस्ट्रॉल जो है वो रहता है, जो कि जब अल्ट्रावायलेट किरणों के संपर्क में आता है तो वो D3 में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये है कुछ बेसिक जो है विटामिन डी के बारे में। इसके अलावा हम देखें तो इसकी अगर हम अवशोषण की बात करें तो ये इसका भी अवशोषण जो है वो छोटी आंत में होता है, और क्योंकि ये वसा में घुलनशील विटामिन है इसलिए इसके अवशोषण के लिए जो है वसा की आवश्यकता होती है। इसके अलावा ये जो विटामिन डी है ये इसका संग्रहण जो है बेसिकली, जैसे और दूसरे हमारे फैट सॉल्युबल विटामिन्स हैं, हमने बात की थी कि उनका संग्रहण जो है बॉडी जो है उनको स्टोर करके लिवर में रखती है, लिवर के अंदर ये स्टोर रहते हैं। ठीक इसी प्रकार से विटामिन डी जो है वो भी लिवर के अंदर स्टोर रहता है, और कुछ मात्रा इसकी जो है हमारी स्किन के अंदर, हमारी अस्थियों में, हमारे मस्तिष्क में, प्लीहा में या स्प्लीन में या फेफड़ों में या लंग्स के अंदर उपस्थित रहती है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि इसके विटामिन डी के कार्य क्या हैं। ठीक है, सबसे पहला कार्य जो है विटामिन डी का वो है कैल्शियम और फास्फोरस का अवशोषण। ठीक है, कैल्शियम और फास्फोरस के अवशोषण के लिए विटामिन डी की आवश्यकता होती है या अनिवार्य रूप से ये उपस्थित होना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए हम ये भी कह सकते हैं कि विटामिन डी जो है हमारी बोन और हमारे स्केलेटन की हेल्थ के लिए इम्पॉर्टेंट होता है, बोन हेल्थ के लिए इम्पॉर्टेंट होता है। क्यों? क्योंकि विटामिन डी जो है वो कैल्शियम और फास्फोरस के अवशोषण में मदद करता है, और इसी तरीके से ये हम कह सकते हैं कि ये हमारी बोन्स की इंटेग्रिटी और बोन्स की जो स्ट्रेंथ है, उसका डेवलपमेंट है, उसके लिए इम्पॉर्टेंट होता है। इसके अलावा अस्थियों के निर्माण और कैल्सिफिकेशन में सहायक होता है। अस्थियों के निर्माण और कैल्सिफिकेशन में सहायक होता है विटामिन डी। क्यों? अगेन वो ऊपर वाला ही सेम पॉइंट है कि विटामिन डी जो है वो कैल्शियम और फास्फोरस के अवशोषण में मदद करता है, और क्योंकि जो है बोन्स जो है बेसिकली वो कैसे स्ट्रांग होती है कि उनके ऊपर कैल्शियम की लेयर जो है वो जमती रहती है समय समय पर, जिसे हम क्या कहते हैं, कैल्सिफिकेशन, हड्डियों का कैल्सिफिकेशन, जबकि हड्डी के सिरे पर और कैल्शियम जो है वो जमता रहता है और हड्डियों को मजबूत बनाता है। तो कैल्सिफिकेशन के लिए भी किसकी आवश्यकता है? विटामिन डी की आवश्यकता है। अगर विटामिन डी नहीं होगा तो हड्डियों में कैल्सिफिकेशन नहीं होगा, तो बोन्स जो है हमारी वो ब्रिटल हो जाएंगी या मृदु हो जाएंगी या सॉफ्ट हो जाएंगी। इसके अलावा दांतों की सामान्य वृद्धि में सहायक,
अगेन सेम पॉइंट है वैसे, क्योंकि जो हमारे दांत हैं वो भी हमारे स्केलेटन का पार्ट है, वो भी हड्डियां हैं एक प्रकार की, तो इनकी सामान्य वृद्धि में भी विटामिन डी जो है वो सहायक होता है। क्यों? क्योंकि जो विटामिन डी है वो कैल्शियम और फास्फोरस का अवशोषण करता है और इसके जमाव के लिए भी या कैल्सिफिकेशन में भी मदद करता है। ठीक है, इसके अलावा हम अगर देखें तो जब ज़रूरत पड़ती है या हम जब आहार में कैल्शियम की मात्रा कम लेते हैं तो उस कंडीशन के अंदर भी जो विटामिन डी है ये डीकैल्सिफिकेशन की क्रिया को प्रेरित करके और रक्त के कैल्शियम के स्तर को बनाए रखता है। डीकैल्सिफिकेशन मैंने आपको लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था कि डीकैल्सिफिकेशन क्या होता है। एक होता है कैल्सिफिकेशन जिसमें कि हड्डियों के ऊपर कैल्शियम जमता है, और दूसरा होता है डीकैल्सिफिकेशन यानी ज़रूरत पड़ने पर हड्डियों से कैल्शियम वापस निकलता है और रक्त के जो स्तर है कैल्शियम का उसको बनाए रखता है। इस प्रकार से हड्डियां ज़रूर इसमें कमज़ोर हो जाती हैं। जब डीकैल्सिफिकेशन होता है तो हड्डियां उससे कमज़ोर हो जाती हैं, लेकिन ये तब होता है जबकि कैल्शियम की डेफिशिएंसी है और आहार में आप प्रॉपर जो है कैल्शियम का अमाउंट नहीं ले रहे हैं या किसी वजह से कैल्शियम का अवशोषण नहीं हो रहा है तो रक्त का स्तर जो है वो नीचे चला जाता है। इस स्तर को मेंटेन करने के लिए डीकैल्सिफिकेशन की क्रिया होती है और हड्डियों से रिसकर कैल्शियम रक्त के स्तर को पूरा करता है। इसके अलावा गुर्दे की नलिकाओं से कैल्शियम को पुनः अवशोषण को बढ़ाता है। देखिए वाटर बैलेंस के अंदर हमने बात की थी कि हमारी बॉडी का ये प्रोसेस होता है कि अगर नेगेटिव वाटर बैलेंस हो रहा है यानी कि शरीर में पानी की कमी हो रही है तो उस कंडीशन में क्या होता है कि किडनीज जो है वो एडीएच जो है उसका हार्मोन का हमने प्रोसेस बताया था, बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन किडनीज जो है वो जल का पुनः अवशोषण करके और बॉडी के अंदर जल की मात्रा को बनाए रखती हैं। ये नॉर्मल बॉडी प्रोसेस होता है। ठीक इसी प्रकार से अगर शरीर में कैल्शियम की कमी है तो किडनीज जो है, क्योंकि जो एक्स्ट्रा सॉल्ट्स है हम देखेंगे कि किडनी से जो यूरिन बनता है उसके अंदर बहुत सारे मिनरल्स जो हैं, एक्स्ट्रा मिनरल्स हैं या जो टॉक्सिक सब्सटेंसेस हैं वो भी यूरिन में या पेशाब के अंदर जो है शरीर के बाहर एक्सक्रीट कर दिए जाते हैं या निकाल दिए जाते हैं। तो जब कैल्शियम की कमी होती है तो क्योंकि शरीर में कैल्शियम की कमी है इसलिए किडनी जो है कैल्शियम को ज़्यादा मात्रा में बाहर नहीं निकलने देती और कैल्शियम का पुनः अवशोषण कर लेती है जिससे कि शरीर का कैल्शियम का स्तर बना रहे। ठीक है, तो कैल्शियम के भी पुनः अवशोषण के लिए जो है विटामिन डी मदद करता है। ठीक है, इसके अलावा हम बात करें तो पैराथायरॉयड जो ग्रंथि होती है या जो ग्लैंड होती है उसको एक्टिव बनाए रखने का, उसकी क्रियाशीलता को बनाए रखने का कार्य भी विटामिन डी करता है। इसके अलावा रक्त के सीरम में जो क्षारीय फॉस्फेटेज होते हैं, जो रक्त जो है वो एल्कलाइन होता है या क्षारीय होता है, तो रक्त में जो क्षारीय फॉस्फेटेज होते हैं इनकी मात्रा को भी नियमित करने का, इनकी मात्रा को मेंटेन करने का, रक्त के एक तरह से पीएच को बनाए रखने का कार्य भी विटामिन डी करता है। अब हम देखेंगे विटामिन डी की कमी के प्रभाव या इसकी डेफिशिएंसी से क्या होता है। अगर हम लंबे समय से जो है विटामिन डी हमारे आहार में भी नहीं जा रहा है या हम बात करें कि हम धूप में भी नहीं रहते हैं या कई जगह पर बहुत ज़्यादा कवर्ड कपड़े जो है बॉडी को पूरी तरीके से कवर करके रखा जाता है या बहुत ज़्यादा कंजस्टेड एरियाज़ के अंदर लोग रहते हैं जहाँ पर कि धूप नहीं पहुँचती है, ऐसी कंडीशन के अंदर जो है बहुत ज़्यादा संभावना रहती है कि वहाँ पर विटामिन डी की जो है कमी हो जाए बॉडी के अंदर। तो विटामिन डी जो है इसकी कमी से क्या होता है, विटामिन डी की कमी से अगर हम देखें तो डेंटल कैरीज या डेंटल डीके या दांतों का सड़ना जो है वो हो जाता है, बच्चों के अंदर रिकेट्स हो जाता है और बड़ों के अंदर जो है ऑस्टियोमलेशिया हो जाता है। देखिए ये तीनों डिजीजेस को हमने जब कैल्शियम पढ़ा था
तो हमने डिस्कस किया था। अब हम यहाँ दोबारा इसको डिस्कस नहीं करेंगे। आपको अगर रेफर करना है तो आप वापस से कैल्शियम में जाइए, और कैल्शियम में हमने जो है डेंटल कैरीज, रिकेट्स, ऑस्टियोमलेशिया, ऑस्टियोपोरोसिस, ये सब डिजीजेस को हमने जो है वहाँ पर अच्छे से डिस्कस किया है कि इसके क्या सिम्टम्स हैं, इसके क्या जो है प्रभाव पड़ते हैं हमारे शरीर पे। इसके अलावा अगर हम एक मोटे तौर पर हम देखें कि इसके लक्षण क्या हैं रिकेट्स के हैं, अस्थियां जो है मुलायम और निर्बल हो जाती हैं, है ना। छाती की जो पसलियां हैं ये भी जो है बेंड हो जाती हैं या बाहर की तरफ निकल जाती हैं, जिसे हम पिजन्स चेस्ट बोलते हैं। रीढ़ की हड्डी जो है वो झुक जाती है, कलाई घुटने की हड्डियां जो है वो चौड़ी हो जाती हैं, मांसपेशियां जो है उनका भी विकास जो है वो बाधित होता है। ठीक है, क्यों बाधित होता है? क्योंकि बहुत सारे जो वसा में घुलनशील विटामिन है ये हमारे हॉर्मोन्स का भी एक कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं। इसलिए जब हॉर्मोन्स प्रभावित होते हैं तो उससे जो है हमारी बॉडी की ग्रोथ या मसल ग्रोथ जो है वो भी प्रभावित होती है। इसके अलावा जो है अस्थि मृदुलता के हम लक्षण देखें तो वो है अस्थियां जो है मृदु हो जाती हैं, सॉफ्ट हो जाती हैं, स्पॉन्जी हो जाती हैं, उसमें छिद्र युक्त हो जाती हैं। रीढ़ की हड्डी जो है वो झुकी हुई हो जाती है या कुबड़ निकल जाता है। कमर और जांघों में भी जो है वो पेन रहने लगता है या दर्द रहने लगता है। चलने में कठिनाई होती है। श्रोणि मेखला जो है वो संकुचित हो जाती है ना। जो पेल्विक गर्डल है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, जिससे गर्भवती महिलाओं के अंदर भी समस्या उत्पन्न हो जाती है कि डिलीवरी के समय उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ से गुजरना पड़ता है। अब हम देखेंगे कि विटामिन डी के प्राप्ति के साधन क्या क्या हैं। वैसे तो हम सब जानते हैं कि ये सूर्य के प्रकाश से हमारा शरीर जो है विटामिन डी को बना सकता है या बनाने की क्षमता रखता है। लेकिन कुछ भोज्य पदार्थों में जैसे कि दूध और दूध से बने पदार्थ जो हैं, मांस, मछली और यकृत, अंडा, ठीक है, इसके अंदर जो है विटामिन डी उपलब्ध रहता है। कहने का मतलब है कि जितने भी पौधों से या जानवरों से जो पौधों से नहीं, जो जानवरों से प्राप्त आपको जो भोजन है उसके अंदर विटामिन डी हमें प्राप्त होता है ना। दूध और दूध से बने पदार्थ, यकृत, मांस, मछली। और इसके अलावा त्वचा जो है हमारी वो भी 7D कोलेस्ट्रॉल जो कि त्वचा की निचली परत के अंदर उपस्थित रहता है, वो पैराबैंगनी किरणों के संपर्क में आकर और विटामिन डी का निर्माण कर लेता है। तो ये दो मुख्य स्रोत हैं हमारे विटामिन डी के। और हम अगर हम देखें कि इसकी डेली रिक्वायरमेंट क्या है, आप पहले देखेंगे कि इसके अधिकता के क्या प्रभाव है या हाइपरविटामिनोसिस क्या है विटामिन डी का, या इसको अगर आप ज़्यादा मात्रा में ले लेते हैं विटामिन डी, क्योंकि इसके सप्लीमेंट्स भी उपलब्ध हैं, आर्टिफिशियल या सिंथेटिक जो है इसके सप्लीमेंट्स भी मार्केट में उपलब्ध होते हैं आजकल। अगर इसके सप्लीमेंट्स या किसी तरीके से हम अगर विटामिन डी की डोज अधिक मात्रा में ले लेते हैं तो इस विटामिन की टॉक्सिसिटी भी हो जाती है, या इसे हम हाइपरविटामिनोसिस भी बोलते हैं। तो इसके अंदर क्या कंडीशन होती है कि जी मिचलाना, वमन, भूख में कमी आना, मांसपेशियों का क्षय, सुस्ती, कमजोरी आदि जो है वो होने लगती है अगर अधिक मात्रा में विटामिन डी का सेवन कर लें या हाइपरविटामिनोसिस डी हो जाए तो। इसके अलावा हम इसकी दैनिक आवश्यकताएं देखें तो नवजात के अंदर जो दैनिक आवश्यकता है वो है 400 इंटरनेशनल यूनिट, वयस्क में है 400 इंटरनेशनल यूनिट, और 19 से 22 वर्ष की उम्र के अंदर जो इसकी आवश्यकता है वो है 300 इंटरनेशनल यूनिट। तो ये हमारा विटामिन डी जो है यहाँ पर समाप्त होता है। नेक्स्ट क्लास में हम जो है नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। थैंक यू।